नमस्कार दोस्तों, ट्रू क्राइम एपिसोड्स चैनल में एक सच्ची घटना के साथ आपका फिर से स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और हाँ दोस्तों, घटना के बारे में कमेंट करके अपने विचार जरूर रखें। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें आपके सहयोग की बहुत जरूरत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा के थाना छाता के गांव मांगरौली के रहने वाले हाकिम सिंह की 3 बेटियों में रचना दूसरे नंबर की थी। वह थोड़ा चंचल स्वभाव की थी, इसलिए हर समय घर की रौनक बनी रहती थी। लेकिन अब उसकी यही चंचलता माँ बाप को परेशान करने लगी थी, क्योंकि वह जवान हो चुकी थी। बड़ी बेटी की शादी करने के बाद हाकिम सिंह रचना की शादी के बारे में सोचने लगे थे, लेकिन रचना ने यह कहकर शादी से मना कर दिया कि वह पढ़ना चाहती है। चूंकि वह पढ़ने में ठीक ठाक थी, इसलिए हाकिम सिंह ने सोचा कि अगर बेटी पढ़ना चाहती है तो इसमें बुराई क्या है। रचना गांव की लड़कियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। वह बनसंवर कर तो रहती ही थी, उसे अपनी खूबसूरती पर गुरूर भी था, इसलिए वह सपने भी अपने ही जैसे खूबसूरत साथी के देखती थी। हाकिम सिंह के पड़ोस में ही राम सिंह का घर था। राम सिंह उसी की जाति बिरादरी का था, इसलिए दोनों परिवारों में खूब पटती थी। इसी वजह से एक दूसरे के यहाँ आना जाना भी खूब था। राम सिंह की ससुराल मथुरा के ही थाना शेरगढ़ के गांव रामहेरा में थी। उनके साले का बेटा रामेश्वर उनके यहाँ खूब आता जाता था। वह जब भी आता बुआ के यहाँ कई कई दिनों तक रुकता। रामेश्वर शक्ल सूरत से तो ठीक ठाक था ही, कदकाठी से भी मजबूत था। बातें भी वह बड़ी मजेदार करता था। बुआ के यहाँ आने जाने और कई कई दिनों तक रहने की वजह से रचना से भी उसकी अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी। दोनों में बातें भी खूब होने लगी थी। अपनी लच्छेदार बातों से रामेश्वर रचना को धीरे धीरे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करने लगा था। कुछ ही दिनों में रचना को लगने लगा कि वह जैसा साथी चाहती है, रामेश्वर बिल्कुल वैसा ही है। दिल में यह ख्याल आते ही उसके मन में रामेश्वर से मिलने की बेचैनी होने लगी। इसका नतीजा यह हुआ कि रामेश्वर जब भी आता, रचना ज्यादा से ज्यादा समय राम सिंह के घर ही बिताती। रामेश्वर बेवकूफ नहीं था कि वह रचना के दिल की बात न भांप पाता। रचना के मन में उसके लिए क्या है, इस बात का एहसास होते ही रामेश्वर फूला नहीं समाया। बात ही ऐसी थी। रचना जैसी खूबसूरत लड़की के मन में उसके प्रति चाहत जागना सामान्य बात नहीं थी। उसकी जगह कोई भी होता, उसका भी यही हाल होता। रचना के मन में उसके लिए क्या है, इस बात का एहसास होने के बाद भला रामेश्वर ही क्यों पीछे रहता। वह भी अपनी चाहत व्यक्त करने की कोशिश करने लगा। यह बात चूंकि किसी के सामने कही नहीं जा सकती थी, इसलिए वह मौके की तलाश में रहने लगा। रामेश्वर की यह तलाश जल्दी ही पूरी हो गई। एक दिन वह बुआ के घर जा रहा था, तभी रास्ते में रचना मिल गई। उस समय वह स्कूल से आ रही थी। रामेश्वर को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई, क्योंकि उसके मिलते ही रचना ने सहेलियों का साथ छोड़ दिया था। वह रामेश्वर से बातें करने में इस तरह तल्लीन हो गई कि उसकी सारी सहेलियां उससे काफी आगे निकल गईं। रामेश्वर को ऐसे ही मौके की तलाश थी। उसने मौका देखकर दिल की बात कह दी। रचना ने पहले से ही इरादा बना रखा था, इसलिए उसे हामी भरते देर नहीं लगी। इस तरह उन दोनों की मोहब्बत की बुनियाद रखी गई तो धीरे धीरे उस पर प्यार की दीवारें भी खड़ी होने लगीं। लेकिन उनके प्यार की इमारत तैयार होती, उसके पहले ही लोगों को उन पर शक होने लगा। इसकी वजह यह थी कि रचना को लगता था कि वह जो कर रही है किसी को पता नहीं है। वह बेखौफ होती गई। उसका बेखौफ होना ही उसके प्यार की चुगली कर गया। रामेश्वर से मिलना जुलना, हंसना खिलखिलाना तमाम लोगों की नजरों में आया तो उसकी इन्हीं हरकतों से उसकी मां को भी संदेह हो गया।
संदेह हुआ तो रामवती रचना पर नजर रखने लगी। जल्दी ही उसे पता चल गया कि रचना का पड़ोसी राम सिंह के रिश्तेदार रामेश्वर से कुछ ज्यादा ही मिलना जुलना होता है। रामवती के लिए यह चिंता की बात थी। उससे भी ज्यादा चिंता की बात यह थी कि बिटिया पढ़ी लिखी होने के साथ साथ बालिग भी हो चुकी थी। अगर वह कोई उल्टा सीधा कदम उठा लेती तो उनके पास तमाशा देखने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं था। इसलिए उसने हाकिम सिंह से पूरी बात बताकर जल्दी से जल्दी रचना के लिए घर-वर ढूंढने को कहा। बेटी की इस हरकत के बारे में जानकर हाकिम सिंह हैरान रह गया। जिस बेटी को उसने हमेशा पलकों पर बैठाए रखा, वही उसकी इज्जत का जनाजा निकालने पर तुली थी। हाकिम सिंह ने पत्नी की बातें सुन तो ली थीं, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ था कि रचना ऐसा कर सकती है। सच्चाई जानने के लिए उन्होंने रचना से पूछा तो वह साफ मुकर गई। उसने कहा कि उसका रामेश्वर से कोई लेना देना नहीं है। रचना ने भले ही झूठ बोलकर बाप को संतुष्ट कर दिया था, लेकिन हाकिम सिंह को अब रामेश्वर खटकने लगा था। उसने राम सिंह से बात की। रामेश्वर भले ही रिश्तेदार था, लेकिन हाकिम सिंह पड़ोसी ही नहीं था, बल्कि जाति बिरादरी का भी था। बात गांव और परिवार की इज्जत की थी, इसलिए उसने रामेश्वर को काफी डांटा फटकारा। उसने उससे यहाँ तक कह दिया कि वह उसके घर तभी आए जब कोई बहुत जरूरी काम हो। रचना पर भी सख्ती की जाने लगी, जिससे रामेश्वर से उसका मिलना जुलना नामुमकिन सा हो गया। बंदिशों से प्यार कम होने के बजाय बढ़ता ही है। रचना और रामेश्वर का प्यार बढ़ा जरूर, लेकिन वे कुछ कर पाते उसके पहले ही राम सिंह की मदद से हाकिम सिंह ने रचना की शादी मथुरा के ही थाना गोवर्धन के गांव मडौरा के रहने वाले पतिराम के बेटे बिहारी से तय कर दी। दरअसल पतिराम की बेटी राम सिंह की सलहज थी। इसी रिश्ते की वजह से राम सिंह ने यह शादी तय करा दी थी। पतिराम का खाता पीता परिवार था। उसके 3 बेटे थे, मोहर सिंह, बिहारी सिंह और रोहतान सिंह। पतिराम के पास खेती की जो जमीन थी, उस पर पतिराम और उसके बेटे मेहनत से खेती करते थे, इसलिए घर परिवार में खुशी और समृद्धि थी। जब रचना को पता चला कि घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी है, तो उसने तुरंत रामेश्वर को फोन किया। प्रेमिका की शादी तय हो जाने की बात सुनकर वह बेचैन हो उठा। वह रचना से शादी तो करना चाहता था, लेकिन उसकी मजबूरी यह थी कि अभी वह बेरोजगार था। उसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वह रचना को भगा ले जाता। इसलिए उसने मजबूरी जाहिर करते हुए पूछा, रचना, तुम्हारी शादी कहाँ तय हुई है? जब तुम कुछ कर नहीं सकते तो यह जानकर क्या करोगे? रचना तुनक कर बोली। भले ही अभी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हमारे हालात हमेशा ऐसे ही थोड़े रहेंगे। जब सब ठीक ठाक हो जाएगा तब तो कुछ कर सकेंगे। इसीलिए पूछ रहा था, रामेश्वर ने रचना को सांत्वना देते हुए कहा। राम सिंह चाचा की कोई रिश्तेदारी मडौरा में है, वहीं किसी के यहाँ तय कराई है, रचना ने जवाब दिया। मडौरा में किसके यहाँ हो रही है? वहाँ तो मेरा ननिहाल है। कहीं तुम्हारी शादी बिहारी से तो नहीं हो रही है? रामेश्वर ने चहक कर कहा, मुझे पता चला है कि बिहारी मामा की शादी तय हो गई है, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम कि उनकी शादी कहाँ तय हुई है। शायद उन्हीं के साथ हो रही है। वह तुम्हारे सगे मामा हैं? रचना ने हैरानी से पूछा। हाँ, बिहारी मेरे सगे मामा हैं। अगर उनके साथ तुम्हारा विवाह हो रहा है तो हम पहले की ही तरह मिलते रहेंगे। उसके बाद जब हमारे हालात सुधर जाएंगे तो हम भागकर शादी कर लेंगे, रामेश्वर ने कहा। शादी के बाद क्या होगा, यह बाद की बात है। दूसरे के घर जाकर स्थिति कैसी बनेगी, यह तो वहां जाने पर ही पता चलेगा ना। मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ? जब तुम अभी कुछ नहीं कर सकते तो दूसरी की हो जाने के बाद तुम मेरे लिए क्या कर पाओगे? अब मुझे तुम पर विश्वास नहीं रहा, कहकर रचना ने फोन काट दिया।
अपने इस कायर प्रेमी पर रचना को बहुत गुस्सा आया था। वह समझ गई कि यह सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके केवल सपने दिखा सकता है, कर कुछ नहीं सकता। एक से एक प्रेमी हैं, जो प्रेमिका के लिए जान देने को तैयार रहते हैं। एक यह है जो बहाने बनाकर पीछा छुड़ाकर भाग रहा है। यही सब सोचकर उसने तय कर लिया कि अब वह उससे बात नहीं करेगी। अगर ससुराल में मिलेगा तो दुत्कार कर भगा देगी। रचना का विवाह बिहारी से हो गया। वह विदा होकर ससुराल आ गई। इस तरह वह अपने प्रेमी रामेश्वर की मामी बन गई। शादी में रामेश्वर मामा की बारात में तो गया ही था। बारात लौटी तो रचना से मिलने के चक्कर में रुक भी गया। उसे उम्मीद थी कि मौका मिलेगा तो रचना उससे बात करेगी, लेकिन रचना ने उसकी ओर देखा तक नहीं। अगर कभी सामने पड़ा भी तो उसने मुंह फेर लिया। रामेश्वर की समझ में नहीं आ रहा था कि वह रचना को कैसे समझाए कि वह उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसे भगाकर अपनी अलग दुनिया बसाने का उसके पास कोई साधन नहीं था, इसलिए वह पीछे हट गया था। रचना के लिए उसके मन में जो चाहत है वह आज भी कम नहीं हुई है। रामेश्वर काफी परेशान था, क्योंकि वह प्रेमिका को दिखाए सपनों को पूरा नहीं कर सका था। रामेश्वर जब भी मामा के यहाँ आता, रचना से बात करने की कोशिश करता, लेकिन रचना उसे मौका ही नहीं देती थी। संयोग से एक दिन वह ऐसे मौके पर मामा के घर पहुंचा जब रचना घर में अकेली थी। उसे देखकर रचना को गुस्सा आ गया। उसने उससे तुरंत वापस जाने को कहा। रचना के गुस्से की परवाह किए बगैर रामेश्वर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, रचना, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। यही नहीं, मैं तुम्हें इतना ही प्यार पूरी जिंदगी करता रहूंगा और किसी दूसरी लड़की से शादी भी नहीं करूंगा। मैं मजबूर था, भावनाओं में बहकर मैं तुम्हें भगा तो ले जाता, लेकिन बाद में जो परेशानी होती उसका दोष तुम मुझे ही देती। रचना ने जब रामेश्वर की बात पर गंभीरता से विचार किया तो उसकी बात उसे सच लगी, लेकिन उसके सपनों की दुनिया तो उजड़ चुकी थी। रामेश्वर उसे बार बार विश्वास दिला रहा था कि वह आज भी उसे उतना ही प्यार करता है। इसलिए रचना ने कहा, केवल प्यार करने से थोड़े ही कुछ होगा, कुछ करोगे भी या इसी तरह सिर्फ प्यार ही करते रहोगे। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे मामा बिहारी को आज भी मैं मन से स्वीकार नहीं कर पाई हूँ। अब तुम मेरी मामी बन चुकी हो, ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ? रामेश्वर ने कहा। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो मेरी नजरों के सामने आते ही क्यों हो? रचना ने उसे झिड़का। ऐसा मत कहो रचना, मैं तुम्हें देखे बगैर नहीं रह सकता। अगर तुम भी मुझे पहले की ही तरह प्यार करती हो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। तो फिर जैसे भी हो सके तुम मुझे यहाँ से निकालो, रचना ने कहा। इसके बाद रामेश्वर और रचना के प्यार का सिलसिला एक बार फिर पहले ही तरह चल पड़ा। वे नए सिरे से अपनी अलग दुनिया बसाने की योजना बनाने लगे। काफी सोच विचार कर रचना और रामेश्वर ने जो योजना बनाई उसी के अनुसार रचना काम करने लगी। एक दिन उसने अपनी सास से कहा, अम्मा जी, आजकल मेरे सपनों में नाग बहुत आते हैं। वे कहते हैं कि मैं पूर्वजन्म में नागिन थी, इसलिए मुझे वे अपने साथ ले जाएंगे। सास ने समझाया, सपना तो सपना होता है, वह सिर्फ दिखाई देता है, कभी सच नहीं होता। वह उसके बारे में सोचे ही, लेकिन रचना लगातार सास से सपने का जिक्र करती रही। वह लगभग रोज बताती कि सपने में उसे नाग दिखाई देते हैं और कहते हैं कि वे उसे छोड़ेंगे नहीं। रचना की बातों से ससुराल वाले परेशान रहने लगे थे। धीरे धीरे उसकी शिकायतें कुछ ज्यादा ही बढ़ती गईं, तो ससुराल वालों ने उसे कुछ दिनों के लिए मायके भेज दिया। सपने वाली बात जानकर हाकिम सिंह और रामवती को भी चिंता हुई। उन्हें असलियत का पता तो था नहीं, इसलिए उन्होंने झाड़ फूंक भी कराई।
उन्हें लगता था कि रचना अपने प्रेमी को भूल चुकी होगी, इसलिए वे निश्चिंत थे। रचना और रामेश्वर इसी निश्चिंतता का फायदा उठा रहे थे। लेकिन रचना को भगा ले जाना रामेश्वर के लिए आसान नहीं था। रचना को भगाकर ले जाने से एक तो उसके ननिहाल वाले दुश्मन बन जाते, दूसरे पकड़े जाने पर वह जेल भी जा सकता था। रचना और रामेश्वर के प्रेम संबंधों से रचना की ससुराल वाले पूरी तरह बेखबर थे। वे मामी भांजे के इस संबंध के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। रचना और रामेश्वर ने एक होने की जो योजना बनाई थी, धीरे धीरे वह सफलता की ओर बढ़ रही थी। रचना ससुराल वालों को लगातार यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही थी कि वह पूर्व जन्म में नागिन थी, इसलिए नाग उसके सपनों में आते हैं। रचना जल्दी से जल्दी रामेश्वर के साथ कहीं दूर निकल जाना चाहती थी। वह हमेशा इसी उधेड़-बुन में लगी रहती थी, इसलिए उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। उसके इस रवैये से परेशान होकर अक्सर सास बिहारी से शिकायत करती। तब बिहारी रचना को डांटता, लेकिन रचना पर इस सब का कोई असर नहीं हो रहा था। रचना की सास देखती थी कि जब भी उसका नवासा रामेश्वर घर आता है, वह रचना के आगे पीछे ही घूमता रहता है। यह बात उसे अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए एक दिन उसने टोका, रामेश्वर, तू कोई काम धंधा क्यों नहीं करता? इधर उधर बेमतलब घूमता रहता है। नानी, आप चिंता न करें, एक दिन मैं ऐसा काम करूंगा कि आप हैरान रह जाएंगी, रामेश्वर ने कहा। रचना और रामेश्वर की मुलाकातें चोरी छिपे होती थीं, लेकिन उनके बात व्यवहार, हाव भाव और हरकतों से घर वालों को संदेह होने लगा था। इसके बावजूद कोई उन पर नजर नहीं रख रहा था। सभी को लगता था कि दोनों हमउम्र हैं और उनका हंसी मजाक का रिश्ता है, इसलिए थोड़ा खुल गए हैं। लेकिन एक दिन दोपहर में बिहारी ने रचना और रामेश्वर को जिस हालत में देखा, वह हैरान करने वाला था। रचना रामेश्वर की बाहों में समाई थी। संदेह तो पहले से ही था। उस दिन अपनी आंखों से पत्नी को भांजे की बाहों में देखकर बिहारी के शरीर में आग लग गई। वह रामेश्वर की ओर लपका, लेकिन वह भाग खड़ा हुआ। इसके बाद बिहारी ने अपना सारा गुस्सा रचना पर उतार दिया। पति के पिटने के बाद रचना के प्यार का जुनून कम होने के बजाय पहले से ज्यादा बढ़ गया। पत्नी की घिनौनी हरकत बिहारी घर वालों से नहीं बता सका, इसलिए वह अंदर ही अंदर घुटने लगा। इसका नतीजा यह निकला कि वह बात बात में रचना की पिटाई करने लगा। दोनों के बीच एक दरार पैदा हो गई, जो दिनों दिन चौड़ी होती जा रही थी। एक दिन ऐसा भी आ गया जब परेशान होकर रचना अपने मायके चली गई। रचना के मायके जाने से पति पत्नी के बीच पैदा हुए तनाव की जानकारी बिहारी के घर वालों को तो हो ही गई, ससुराल वालों को भी हो गई थी। सभी ने सोचा कि कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हाकिम सिंह की परेशानी तब बढ़ गई जब कई महीने बीत जाने के बाद भी रचना को कोई विदा कराने नहीं आया। उन्होंने समधी को फोन किया तो पतिराम ने कहा, परेशान मत होइए समधी जी, जल्दी ही मैं बहू को विदा कराने के लिए बिहारी को भेज रहा हूँ। पतिराम ने अच्छी तरह बात की थी, इसलिए हाकिम सिंह को लगा कि चिंता की कोई बात नहीं है। जब सब ठीक ठाक है तो अगर उसकी ससुराल से कोई नहीं आता तो वह स्वयं ही रचना को छोड़ आएगा। लेकिन उसे ऐसा नहीं करना पड़ा, क्योंकि पतिराम ने अपने यहाँ देवी जागरण कराया तो रचना का जेठ मोहर सिंह भांजे पूरन के साथ रचना को विदा कराने मांग रौली जा पहुँचा। रचना ससुराल जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वह देख रही थी कि उसकी वजह से मम्मी पापा बहुत परेशान है, इसलिए वह मना नहीं कर सकी और जेठ के साथ ससुराल आ गई। रचना काफी दिनों बाद ससुराल आई थी, इसलिए सास ने उसे हाथों हाथ लिया। बिहारी को भी लगा कि अब रचना को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, इसलिए उसने भी उससे प्यार से बात की। रचना का भी व्यवहार सामान्य था। देवी जागरण का जो आयोजन था
वह भी धूमधाम से हो गया। लेकिन इसके बाद उस घर में जो कुछ हुआ वह काफी हैरान करने वाला था। 31 मई 2014 की रात पतिराम का पूरा परिवार खा पी कर आराम से सोया। जब अगले दिन सुबह बिहारी सोकर उठा तो रचना बिस्तर से गायब थी। वह घर में भी कहीं नहीं थी। बिहारी को याद आया कि वह रात में किसी से फोन पर बात कर रही थी। उसने करवट लेकर वहां देखा जहां रचना सोती थी तो वहां उसके वे कपड़े, चूड़ियां और मंगलसूत्र पड़ा दिखाई दिया जिसे वह रात में पहनकर सोई थी। उसी के साथ एक चिट्ठी भी रखी थी। बिहारी ने चिट्ठी खोली। रचना ने उसमें लिखा था, मैं नागिन बन चुकी हूँ। सुबह मैं जिस हालत में मिलूं, मुझे जंगल में छोड़ दिया जाए। चिट्ठी पढ़कर बिहारी सन्न रह गया। उसने इधर उधर देखा तो कमरे में उसे एक काला सांप दिखाई दिया। वह चीखा तो पूरा घर इकट्ठा हो गया। उसने पूरी बात घर वालों को बताई तो सभी हैरान रह गए। कुछ ही देर में यह बात पूरे गांव में फैल गई। इसके बाद पूरा गांव पतिराम के घर इकट्ठा हो गया। पतिराम ने हाकिम सिंह को फोन किया कि उनकी बेटी रचना नागिन बन गई है। हाकिम सिंह भी हैरान रह गया। वह पत्नी रामवती को लेकर बेटी की ससुराल पहुंचा। पूरी हकीकत जानने के बाद वह उस नागिन को अपने साथ ले आया, जिसके बारे में बताया गया था कि सुबह यही कमरे में मिली थी। रचना के नागिन बन जाने की बात आसपास फैली तो दूर दूर से लोग उस नागिन को देखने हाकिम सिंह के घर आने लगे। उत्सुकतावश बगल के गांव के रहने वाले सपेरे, सोना और अमर भी नागिन को देखने हाकिम सिंह के घर आ पहुंचे। उन्होंने उस नागिन को देखा तो उन्होंने बताया कि यह नागिन नहीं बल्कि नाग है और इसकी जहर की थैली निकाल दी गई है, इसलिए यह किसी को काट नहीं रहा है। यह जानकर हाकिम सिंह को लगा कि रचना की ससुराल वालों ने उसकी बेटी को गायब करके अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए यह षड्यंत्र रचा है कि उसकी बेटी नागिन बन गई है। बात विश्वास करने लायक नहीं थी, इसलिए हाकिम सिंह ने थाना गोवर्धन जाकर रचना की ससुराल वालों के खिलाफ भादंवी की धारा 498, 506, 354 और 314 दहेज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। इंस्पेक्टर उदयराज सिंह भी नागिन वाली कहानी से हैरान थे। जब रचना की ससुराल वालों को पता चला कि हाकिम ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी है तो वे परेशान हो उठे। इंस्पेक्टर उदयराज सिंह ने पतिराम के घर छापा मारा तो बाकी लोग तो फरार हो गए, लेकिन पतिराम और रोहतान उनकी पकड़ में आ गए। पिता और भाई के पकड़े जाने पर मोहर सिंह इंस्पेक्टर उदयराज सिंह से मिला। उसने उन्हें बताया कि जब वह अपने भांजे पूरन के साथ रचना को विदा करा कर ले आ रहा था तो रचना एक बैग लिए थी, उसमें उसने सफेद कपड़े लपेटकर कोई चीज रख रखी थी। उस बैग को उसने किसी को छूने नहीं दिया था। उस बैग को लाकर उसने घर की उस अलमारी में रख दिया था, जिसमें 3000 रुपए और चांदी के कुछ गहने रखे थे। रचना के साथ साथ रुपए और गहने भी गायब हैं। मोहर सिंह की बात सुनकर इंस्पेक्टर उदयराज सिंह को यह सारा मामला रहस्यमय लगा, इसलिए रहस्य को उजागर करने की जिम्मेदारी उन्होंने एसएसआई शंभू सिंह को सौंप दी। शंभू सिंह मामले की जांच शुरू करते उसके पहले ही बिहारी को पता चल गया कि जिस दिन से रचना गायब है उसी दिन से उसका भांजा रामेश्वर भी गायब है। बिहारी को रचना और रामेश्वर के संबंधों का पता था ही, इसलिए उसे लगा कि रचना रामेश्वर के साथ ही भाग गई है। उसने यह बात घर वालों को बताई तो घर वाले कुछ लोगों को लेकर रामेश्वर के घर पहुंचे। तब रामेश्वर के घर वालों ने साफ कह दिया कि अब वे लोग रचना को भूल जाएं। इससे साफ हो गया कि रचना रामेश्वर के साथ भागी थी। तब उन्होंने पूरी बात जांच अधिकारी शंभू सिंह को बताई तो उन्होंने अपनी जांच का केंद्र रामेश्वर को बना लिया। शंभू सिंह ने रामेश्वर का मोबाइल फोन सर्विलांस पर लगवा दिया।
पता चला कि रामेश्वर घर वालों से लगातार बातें कर रहा है। इससे साफ हो गया कि रामेश्वर ने जो भी किया है वह घर वालों को पता है। सर्विलांस से पुलिस ने पता कर लिया कि रामेश्वर भोपाल में है। शंभू सिंह ने रामेश्वर के 2 भाइयों को तो हिरासत में ले ही लिया था। इंस्पेक्टर उदयराज सिंह ने एसआई चंद्रभान के नेतृत्व में 2 सिपाही तथा 1 महिला सिपाही पवित्रा शर्मा की टीम को भी भोपाल रवाना कर दिया। भोपाल में रामेश्वर और रचना कहाँ रह रहे हैं, यह पता लगाने में उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। दरअसल रामेश्वर रचना के साथ जिस मकान में रह रहा था वह एक सिपाही ब्रिजेश कुमार का था। रचना की हरकतों से ब्रिजेश कुमार को संदेह हो गया था कि ये दोनों घर से भागे हुए हैं। कमरा किराए पर देते समय उसने रामेश्वर से उसके बारे में पूरी जानकारी ले ली थी, इसलिए उसने मथुरा पुलिस को उनके वहां होने की जानकारी दे दी थी। मथुरा से गई पुलिस टीम ने भोपाल पुलिस की मदद से सिपाही ब्रिजेश कुमार के घर छापा मारा। रामेश्वर तो भागने में सफल हो गया, लेकिन रचना को पुलिस ने पकड़ लिया। शायद रामेश्वर को संदेह हो गया था। 21 अक्टूबर 2014 को पुलिस रचना को थाना गोवर्धन ले आई। जब रचना के आने की जानकारी लोगों को हुई तो उसकी एक झलक पाने के लिए वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। थाने में की गई पूछताछ में रचना ने रामेश्वर के साथ भागने की जो कहती सुनाई वह इस प्रकार थी। रचना रामेश्वर से प्यार करती थी और उसी से शादी भी करना चाहती थी, लेकिन जब उसकी शादी बिहारी से हो गई तो उसने सोचा कि शायद उसके नसीब में बिहारी ही था। संयोग से बिहारी रामेश्वर का मामा था। शादी के बाद रचना ने सोचा था कि अब वह रामेश्वर से बात नहीं करेगी, लेकिन लगातार मिलते रहने की वजह से रामेश्वर ने उसके दिल में फिर वही जगह बना ली जो पहले थी। रामेश्वर और रचना को एक दूसरे से चिपके देखकर बिहारी पत्नी के साथ मारपीट करने लगा। परेशान होकर उसने रामेश्वर के साथ भाग जाने का फैसला कर लिया। पकड़े जाने के डर से उसने लोगों को भ्रमित करने के लिए नागिन बनने का ड्रामा रचा था। पूरी योजना बनाकर रामेश्वर ने एक संपेरे से नागिन खरीदी। उसे छोड़कर वे भाग गए। बाद में पता चला कि वह नागिन नहीं, नाग है। उसी की वजह से बात पुलिस तक पहुंची। पूछताछ के बाद पुलिस ने रचना को अदालत में पेश किया, जहां मजिस्ट्रेट के सामने उसके बयान हुए। चूंकि उसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था कि उसे जेल भेजा जाता, इसलिए मजिस्ट्रेट के आदेश पर उसे मां बाप के हवाले कर दिया गया।